हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। पहले हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं वास्तविक संख्या। क्या बात करते हैं? वास्तविक संख्या क्या होती है। ये वास्तविक संख्या आपके आगे अगली क्लासों में भी आती रहेगी। वास्तविक संख्या है क्या? अभी तक आपने क्लास 8 तक जो भी संख्याएं पढ़ी है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो क्या क्या होता है इनमें, कितने प्रकार की होती है, ये सब समझते हैं। इसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग इसमें एक लेते हैं अपन दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या है कि वो संख्या जिसमें दशमलव आता है, आपको पता है। दूसरी जिसमें संख्या में दशमलव नहीं आता है, जैसे गैर दशमलव संख्या। अब गैर दशमलव संख्या में क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं गैर दशमलव संख्या की। तो इसमें सबसे अपन पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्या। सबसे पहले बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं अपन इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 डैश डैश डैश। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे होता है। ये जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। भाई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो आएगा इसको बोलते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक। इस भाग को अपन बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, इसको अपन बोलते हैं शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या यानी कि इसमें धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, पूर्ण संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक का मिलाने पर जो संख्या मिलेगी उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिलाने से अपन को क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। यहाँ पर ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला भाग धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को अपन गणन संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणन संख्या भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गणन संख्या? क्योंकि अपन जब भी कोई वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमेशा अपन गिनना 1 से प्रारंभ करते हैं। ऐसा बोलते हैं 1, 2, 3 ऐसे गिनना प्रारंभ करते हैं। इन संख्याओं को हमेशा क्या बोलते हैं? गणन संख्या भी बोलते हैं। मतलब ये गिनने के काम में आती है। नेक्स्ट आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अपन गणन संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या को क्या दूसरा नाम क्या दिया जाता है? गणन संख्या। और गणन संख्या अभी अपन ने बात की कौन सी? धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन? 1, 2, 3 डैश डैश डैश। यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है, 0 नहीं है इसमें, क्योंकि गणना करने में अपन हमेशा कभी भी गणना 0 से नहीं करते। अपन गणना करते हैं किससे? 1 से। 1, 2, 3 ऐसे आगे जाए। तो ये गणन संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे अपन ने बात की पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, इसमें क्या होती है? धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होता है। और इस पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक को हटा दें, ऋणात्मक हटा दें तो क्या बचेगा? धनात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। इन दोनों को मिलाने से जो संख्या बनेगी उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। और जो धनात्मक पूर्णांक जो है वो हम किस काम में आता है? गणना करने के काम में आता है। गणना करने का काम आता है तो उसको क्या बोलते हैं? गणन संख्या भी बोलते हैं। तो गणन संख्या और गणन संख्या का दूसरा नाम क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 2, 3 डैश डैश ऐसे हो जाए।
तो ये होगी हमारी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। फिर पूर्ण, होल नंबर, पूर्ण है तो क्या होगा, इसमें धनात्मक पूर्णांक और शून्य भी शामिल होगा। या फिर इसको देखो ऐसे समझते हैं, प्राकृत संख्या क्या है, काम आती है गणना करने के। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने पास है ही नहीं तो वस्तु मतलब कितनी हुई, जीरो, तो उसको प्राकृत संख्या तो बता नहीं सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो होता ही नहीं है। तो उसमें एक कमी महसूस हुई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जीरो जोड़ा गया और संख्या को क्या बोला गया, पूर्ण संख्या बोला गया। और उसमें प्राकृत संख्या में क्या कर दिया, जीरो ऐड कर दिया, तो क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। तो ये अपनी बात हुई गैर दशमलव संख्या की। अब अपन बात करते हैं दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या दो टाइप की होती है। पहली होती है शांत, देखो थोड़े से वर्ड अजीब से आएंगे कोई, लेकिन आप चीज़ को समझना। शांत दशमलव, शांत का मतलब क्या है कि कोई भी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के निश्चित अंकों के बाद संख्या रुक जाती है। कैसे, जैसे मान लो ऐसे था 1.5, दशमलव के एक अंक के बाद रुक गई, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है। 1.25, कितने भी अंक हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ती है। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपन शांत दशमलव संख्या। दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद अंकों की अंक रिपीट होते रहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कैसे, जैसे मान लो ऐसे दिया 1.3333 डैश डैश डैश, कहने का मतलब ये 3 जो है कंटिन्यू आगे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जा रहा है, पुनरावृत्ति होती रह रही है इसकी। तो इसलिए ऐसे दशमलव को बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। जरूरी नहीं कि एक अंक की पुनरावृत्ति, ऐसा भी हो सकता है 1.41 41 41 41 डैश डैश। यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 41 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी कि दशमलव के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं क्या, अशांत दशमलव संख्या। और इसमें पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए इनको बोलते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत आवृत्ति मतलब अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये जो दोनों दशमलव है जिसमें शांत और अशांत आवृत्ति, इन दोनों को अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है कि अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित फिक्स है, उसके बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही, या अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और गणितज्ञ ने पाया कि जो भी परिमेय संख्या है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होती है। हमेशा देखा गया कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान अगर 0 होगा तो किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। और यहाँ पर p और q क्या है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखा गया कि परिमेय संख्या जो हमेशा p/q के फॉर्म में पाई गई, चाहे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। फिर एक चीज और देखी गई कि दशमलव में एक और प्रकार होता है अशांत में।
अशांत में देखा गया कि जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति होने के बजाय ऐसे भी हो सकता है 1.10, 110, 110। कहने का मतलब पुनरावृत्ति नहीं, किसी अंक की पुनरावृत्ति, यहाँ 10 है, यहाँ 110 है, इस टाइप से पुनरावृत्ति नहीं हो रही। लेकिन ये कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस टाइप के जो अलग अलग है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। 10 अंक तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, 3 बढ़ रहा था, 4 बढ़ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब अलग ही ढंग से बढ़ रहा है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे 1, ऐसे भी हो सकता है 1.41, 2, 4, 3, इस टाइप से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। और ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसी टाइप से आएगा 1.4, आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा लेकिन अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। √3, रूट के अंदर जो संख्या है, देखो यहाँ पे एक डाउट होता है कि रूट के अंदर जो भी है वो अपरिमेय संख्या, ऐसा नहीं है। रूट के अंदर वह संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि उसका प्रॉपर रूट नहीं निकलता है। जैसे √4 है, √4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे √2, √3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का तो रूट आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस टाइप से पाई। यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होगा, अंकों दशमलव के बाद अंक तो बढ़ेंगे लेकिन उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये अपन ने बात की वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट के, दशमलव और गैर दशमलव, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ा परिमेय संख्या को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसी परिमेय संख्या अपन ने बात की कि परिमेय संख्या को अपन किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, p/q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, चाहे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या परिमेय संख्या में दशमलव होना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर दशमलव जैसे शांत और अशांत आवर्ती है तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमेशा दशमलव हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। कैसे, जैसे मैं लिख दिया 1/1, देखो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू भी 1 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या बात की कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या 1 जो है पूर्णांक संख्या है। तो 1/1 मतलब क्या मिल गया, 1। कहने का मतलब 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या -1 परिमेय संख्या है, देख लेते हैं। जैसे दूसरा बात, -1/1 रख देते हैं। p की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक तो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और 0 भी होता है। तो क्या मिल जाएगा अपन को, -1। मेन चीज़ ये ध्यान रखना, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में 0 होता है लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 होने से संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, मतलब अपरिभाषित हो जाएगी। कहने का मतलब -1 भी परिमेय संख्या है। 0 है क्या, देख लेते हैं, 0/1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि p पूर्णांक 0 होता है। क्यों 0 नहीं लिख सकते, लेकिन क्यों की जगह 1 है, तो बिल्कुल सही। तो कितना मिल गया, 0। कहने का मतलब परिमेय संख्या में ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई, क्या ऐसी संख्या हमने और भी पढ़ी थी जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य था। कौन सी, पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या था, माइनस, प्लस। तो ये तो परिमेय संख्या में भी है। देखो ये रहा प्लस, माइनस, 0। अपन यहाँ पे 2/1 लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। -2/1 लिखेंगे क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। कहने का मतलब सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या। देखो -3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3 को -3/1, -3 बिल्कुल परिमेय संख्या है। कहने का मतलब सभी पूर्णांक संख्या क्या है,
परिमेय संख्या है। तो ये देखो, चीज़ों को रटना मत, यहाँ पे सिंपल सा समझना, ये टेबल समझना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सभी पूर्णांक संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। तो ऐसा बोलें कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है? नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में दशमलव वाली संख्या भी तो आती है। क्या पूर्णांक संख्या में दशमलव वाली संख्या आती है? नहीं। पूर्णांक में दशमलव वाला भाग नहीं होता, लेकिन परिमेय में दशमलव वाला भाग होता है। तो देखो, परिमेय संख्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है, बिल्कुल अपन अभी देखा। 1/2 भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में है। और 1 और 2 दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1, 3/2, 2, कुछ ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, डैश डैश डैश। -1/2 भी हो सकता है, -1 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है। तो इस टाइप से परिमेय संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो, ऊपर चलते हैं वापस टेबल पे। वास्तविक संख्या क्या है समझना। वास्तविक संख्या देखो, दो भागों में बांटा अपन ने, दशमलव और गैर दशमलव। गैर दशमलव संख्या क्या बोल सकते हैं अपन? सारांश बोले तो क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या को बोलते हैं। पूर्णांक संख्या से फिर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आई। लेकिन अगर बोलें गैर दशमलव संख्या, मतलब कौन सी संख्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये दोनों जो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये इसी का भाग है। इधर देखें, इधर देखो, दशमलव वाली में दो टाइप के, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। अगर मैं ऐसी बात करूं कि वास्तविक संख्या क्या किससे बनी हुई है, तो ऐसे बोल सकता हूं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या प्लस पूर्णांक संख्या। इन तीनों को मिलाने से अपन को क्या मिल जाएगी? वास्तविक संख्या मिल जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन? ऐसे लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय प्लस पूर्णांक संख्या, लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अपन ने जस्ट यहां पे बात की कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। देखो, ये पूर्णांक संख्या है यहाँ पर, ये देखो ये पूर्णांक संख्या है, ये देखो ये सारी की सारी परिमेय संख्या में आती कि नहीं आती? आती, बिल्कुल आती। तो कहने मतलब पूर्णांक तो परिमेय का ही भाग है। तो अपन इसको और शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या तो क्या है? परिमेय का ही भाग। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को अगर अपन जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। तो ये अपनी बात हुई संख्याओं की कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं उदाहरण पर। देखो, उदाहरण क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, कौन कौन सी संख्या है यहाँ? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। तो अपन देखो लिखते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। ये होती पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? कि जीरो पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक से मिला के जो संख्या बनती है वो क्या बनती है? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या मतलब क्या है? गणन संख्या। गणन संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3 डैश डैश डैश। परिमेय संख्या क्या है? अभी अपन ने जस्ट लिखा परिमेय संख्या क्या है। अगर परिमेय संख्या को अपन लिखना चाहें तो देखो क्या लिखा था? 0, 1/2, 1, 2, -1/2, -1, -2 ऐसे लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। अब देखो इन तीनों क्वेश्चन को समझते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहला प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? देखो 1, 2, 3 ये तो सब आए, इसी में भी आएगा, प्राकृत संख्या में भी आएगा। लेकिन क्या पूर्ण संख्या का
जीरो जो है वो प्राकृत संख्या में आता है क्या? पूर्ण संख्या का जो ये जीरो है ये क्या प्राकृत संख्या में आता है क्या? नहीं, पूर्ण संख्या का जीरो जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। कौन नहीं होता? जो जीरो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है तो कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? ये देखो, ये पूर्णांक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या? पूर्णांक में क्या क्या देखो, जीरो आता है, परिमेय में भी जीरो आता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है और परिमेय में धनात्मक भी आती है और साथ साथ में एक 1/2 भी आता है। अपन कहना क्या मतलब, अपन पूर्णांक देख रहे हैं तो बताओ पूर्णांक इसमें आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। देखो, जीरो भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, आगे 3 भी आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक आया क्या? देखो, -1 भी आया, -2 भी आया, -3 भी आया। कहने का मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या? इसका उल्टा, पहले भी अपन बात की तो वापस देखते हैं कि अगर बोलें कि यार प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या, तो देखो यहां पर परिमेय संख्या में तो ये p/q के फॉर्म में ये भी आता है। क्या ये भाग पूर्णांक में होता है क्या? ये भाग पूर्णांक में नहीं होता है, पूर्णांक में से भिन्न में नहीं होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये कथन गलत है, असत्य है। तो पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो ये अपन ने बात की एक एग्जाम्पल लेके। अब अपन आगे चलते हैं, सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। अभी अपन संख्याओं की बात की थी, अब आगे सेकंड टाइप पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं को ग्राफ में प्रदर्शित करना। परिमेय संख्या को ग्राफ में प्रदर्शित करना। कैसे करते हैं ग्राफ में, ये समझना। देखो, अपन एग्जांपल लेते हैं कि अपन को 5/4 को ग्राफ में प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, ये अपने सरल रेखा खींची, यहां पर ये 0 1 2 -1 -2। अपन इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है तो कैसे करना है? अपन को 1 2 3 ऐसे कोई प्रदर्शित करना है तो अपन आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। 5/4 को कैसे प्रदर्शित करें? देखो, 5/4 को मैं ऐसे सरल करके ऐसे लिख सकता हूं, 1 से 1/4, या फिर ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1/4। एक ही बात है, इनको जोड़ेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा? 5/4 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर एक तो पूरा है, देखो यहां से अपन 0 से प्रदर्शित, 0 से शुरू करते हैं तो 0 से 1 तो पूरा, ये तो मतलब पूरा चाहिए तो चाहिए इतना, 1 मिल गया। देखो, 1 को मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया, 1 यहां पर हो गया। अब मुझे 1/4 चाहिए, तो 1/4 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखो, इसका तरीका ये है कि यहां पे हर में कितना है? 4 है। तो ये जो नेक्स्ट संख्या 1 से 2 के बीच में जो संख्या है, 1 से 2 मतलब यहाँ पे कितना होगा? 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये जो बीच वाला भाग मिलेगा ये कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसको अपन के हर में जितने उतने भाग कर दो। हर में कितना है? 4। तो इसके देखो 4 भाग कर दो, 1 भाग हुआ, दूसरा भाग हुआ, तीसरा और ये चौथा हो गया, 4 भाग हो गए। हर में जितने उतने 5 होते तो 5 कर देते, 4 भाग कर दी। अब अपन को चाहिए कितना? अपन को 1/4 मतलब ऊपर जो अंश में कितना? 1 है, तो अपन को कितने भाग चाहिए? 1। तो देखो, 1 भाग मतलब ये यहां तक मिला, यहां से शुरू किया तो 1 भाग मतलब यहां पे हुआ। तो 1 तो पहले से ये पूरा है और ये 1 भाग मिला मतलब ये क्या मिल गया? 1/4 और ये क्या था? 1 था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे
मतलब यहाँ पर अपन यहाँ से शुरू किया, कहाँ से, 0 से शुरू किया, यहाँ तक गए तो 1 मिला, यहाँ पे 1/4 मिला, तो 5 दोनों को जोड़ना है तो 5/4 क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा, ये 5/4 हो गया। क्लियर। तो देखो 5/4 को अपन ने लिखा 1 + 1/4, तो 1 तो एक पूर्ण संख्या है तो इसको यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया, यहाँ तक 1 हो गया। फिर अपन को उसमें जोड़ना है 1/4, तो 1/4 कैसे पता किया कि नेक्स्ट भाग 1 से 2 के बीच में जो भाग है उसको हर में 4 दिया तो 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। अपन को भाग चाहिए कितना, 1 चाहिए, तो 1 भाग है, इन दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया मतलब यहाँ 0 से शुरू हुआ और यहाँ पर 5/4, तो ये 5/4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7/5। जीरो 1 2 -1 -2। 7/5 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 से ही 2/5 या फिर 1 + 2/5। वापस वही बात कि यहाँ एक भाग तो पूरा हो गया, एक भाग पूरा हो गया, मतलब यहाँ पर एक भाग पूरा हो गया, ये 0 से शुरू किया तो यहाँ पे एक भाग पूरा हो गया, ये 1 हो गया। अब चाहिए अपन को 2/5। 2/5 कैसे याद करेंगे, तो देखो 1 के बाद 1 और 2 के बीच में जो भाग है ये वाला, इसको कितनों भागों में बांटे, इस बार हर में कितना है, 5 है, तो कितने भागों में विभाजित करें, 5 भागों में विभाजित करें। कैसे देखना, 1 ये हो गया, 2 3 4 और ये 5 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन अपन को चाहिए कितने भाग, देखो हर अंश में कितना, 2, तो अपन को भाग कितने चाहिए, 2। तो देखो ये यहाँ पर एक भाग हुआ, ये दूसरा भाग यहाँ तक, ये दूसरा भाग यहाँ तक, ये 2/5 हुआ, ये वाला जो इतना भाग मिला 2/5 मिला, ये कितना मिला, 1। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7/5। कहने का मतलब अपन को जो 7/5 है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि 1 + 2/5 जोड़े तो यहाँ पे पहुँचे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ये जो इतना मान मिलेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7/5 हो जाएगा। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऋणात्मक संख्या का, -5/4 लेता हूँ। देखो माइनस की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर ही रख देते हैं। ऐसे लिख दूँ मैं 5/4, या फिर माइनस इसको क्या लिखता हूँ, 1 से 1/4, या फिर इसको क्या लिखता हूँ, माइनस तो बाहर है ही, 1 + 1/4। 1 में जोड़ना है कितना, 1/4, लेकिन किस तरफ, माइनस की तरफ। बस इतना सा ध्यान रखना, 1 में जोड़ना है क्या, 1/4, किस तरफ, माइनस की तरफ। माइनस की तरफ मतलब 0 के किस तरफ आएगा, बाईं तरफ। ठीक है, तो देखो ये अपना हो गया 0 1 2 -1 -2। अब देखो इस बार जोड़ सारा प्रोसीजर वैसे ही करना है, लेकिन इस बार करना है किस इधर, ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक और मतलब किधर, इधर बाईं ओर। तो देखो 1 तो है, देखो यहाँ 0 से चले तो ये 1 हो गया, माइनस का इसलिए इधर चलेंगे, ये 1 हो गया यहाँ पर। लेकिन 1 में और जोड़ना 1/4। देखो माइनस में और माइनस बढ़ रहा है, जैसे -1 से -2 होगा, -1 में एक -1 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -2। -2 होगा तो किधर और जाएंगे, और किधर जाएंगे, बाईं तरफ। -1 यहाँ तो -2 यहाँ होगा। तो इसी टाइप से 1 में 1/4 जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों है कैसा, माइनस का। जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक की तरफ और बढ़ेंगे। होगा कि नहीं होगा, डाउट है इसमें, बोलो। देखो ये माइनस में यहाँ फिर देखो आपको और क्लियर करना था, इसको माइनस को अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा, -1 -1/4। तो -1 में जोड़ क्या रहे हैं, -1/4 ही तो जोड़ रहे हैं। तो माइनस जोड़ेंगे तो और किधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे। तो कैसे कितना जाना है, तो देखो हर में कितना है, 4, तो इसका भाग कितने करेंगे, 4। देखो 1 2 3 और ये 4 भाग हो गए, लेकिन अपन को चाहिए कितना, 1 भाग चाहिए। तो देखो ये -1 से इधर गए तो 1 भाग यहीं पे आ जाएगा, 1 भाग यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे और ये यहाँ पर अपना -5/4 आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये अपना बिंदु बन जाएगा, ये यहाँ पर। तो इस टाइप से माइनस, तो तरीका सेम रहेगा, बस माइनस होगा तो क्या होगा कि बाहर माइनस ले आओ, और बाकी जो तरीका सेम धनात्मक संख्या की तरफ कर वैसा ही होगा, लेकिन होगा किधर, बाईं तरफ होगा।
तो इस तरीके से अपन परिमेय संख्याओं को ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक बात करते हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो कितनी सकती है। कोई दो संख्या है, जैसे एग्जाम्पल 1 और 1.5 बोल देते हैं, दोनों परिमेय संख्या, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इनके बीच में अपन अपने अनुसार कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 1.1, 1.11, 1.13, 1.111, ऐसे कितनी भी संख्या अपन लिख सकते हैं। वो अपने ऊपर है कि कितनी अपन लिखना चाहें। तो कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, कितनी भी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो क्या बोल देंगे अपन कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी मतलब क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। वो अपने ऊपर है कि अपन कितनी लिखनी चाहते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब अपन सेकंड टाइप, अब दूसरा समझते हैं। अभी अपन ने क्या किया, ग्राफ में प्रदर्शित करना सीखा। अब क्या करते हैं, ये जो अपन बोले अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो कैसे अपन लिखेंगे ये सीखते हैं। तो अपन सीखते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अपन को कोई दो परिमेय संख्या दी, उनके बीच में अपन को और परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझना। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। 1 और 2 के मध्य 3 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच अपन को कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो अपन इसमें सबसे पहले समझते हैं मेथड 1, पहला तरीका। पहला तरीका यह होता है कि जो दो संख्या दे रखी होती है, इन दोनों का माध्य या औसत ज्ञात करो। माध्य या क्या ज्ञात करो? माध्य बोलो या औसत बोलो, एक ही बात है, ज्ञात करो। माध्य या औसत ज्ञात करने से क्या होगा, इनके बीचों बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कैसे? जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 का माध्य या औसत क्या हो जाएगा? 1 दोनों संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग 1 + 2, और संख्या कितनी? 1 और 2 है, तो संख्याओं का योग 2, तो कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 बोले तो अगर देखो मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा? 1.5, 1.5। तो 1.5 1 और 2 के बीचों बीच आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता। तो पहला तरीका क्या है कि जो संख्या दे रखी होती है, इन दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करने से जो संख्या आएगी वो इनके बीचों बीच वाली परिमेय संख्या होगी। तो देखो दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या तो आ गई। अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 3/2 और 2, 3 संख्या होगी। लेकिन मेरे पास एक परिमेय संख्या है, मुझे चाहिए कितनी? 3। तो देखो मैं क्या करूं, अब मैं इन दोनों की बात करता हूं। भाई 1 भी तो परिमेय संख्या है, 3/2 भी तो परिमेय संख्या है। इन दोनों की बात करूं ये वापस इसी तरीके से औसत ज्ञात करके। अब ये 2 संख्या होगी मेरे पास। अब 2 को छोड़ देते हैं, अभी 2 को छोड़ देते हैं, अपन इन दोनों की बात करते हैं, 1 और 3/2 की। तो इनका औसत क्या होगा? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। 1 + 3/2 बटा संख्या कितनी होगी? 2। 2 को नहीं गिनना है कि आप बोल रहे हो संख्या 3, अपन औसत में 2 को नहीं ले रहे हैं, तो अपन सिर्फ 1 और 3/2 को ले रहे हैं। तो 1 + 3/2 बटा 2 क्या हो जाएगा? देखो ऊपर एलसीएम लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3/2 बटा 2, या फिर क्या हो जाएगा? 5 बटा, ये 2 नीचे आएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 5/4। तो ये 5/4 है, ये किसके बीच में? 1 और 3/2 के। अपन बात की किसकी? 1 और 3/2 की। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो अपन और क्या लिख सकते हैं? 1 तो था ही,
1 और 3/2 के बीच में क्या आ गया 5/4, फिर 3/2 और इधर कितना 2, कितनी परिमेय संख्या आ गई अपने पास 2। एक और चाहिए, एक और याद करने के लिए आप कोई भी दो संख्या ले सकते हो। आप चाहो तो 1 और 5/4 ले सकते हो, आप चाहो तो 5/4 और 3/2 ले सकते हो, आप चाहो तो 3/2 और 2 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैं ये लास्ट वाली 2 लूँगा, 3/2 और 2 ये लेता हूँ। वापस वही तरीका, इन दोनों का औसत ज्ञात करता हूँ, किसका 3/2 और 2 का। 3/2 और 2 का औसत ज्ञात करूँगा, क्या होगा, जो परिमेय संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। तो देखो इन दोनों औसत 3/2 + 2/2, इन दोनों संख्या की बात करूँ, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो 3/2 और 2 को जोड़ा, और संख्या कितनी है 3/2, एक तो ये होगी, एक 2 होगी, बटा 2। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 + 4/2/2, 2 नीचे आएगा, 2 × 2 हो जाएगा, तो 7/4। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ अब, एक तो था ही, फिर आया अपने पास 5/4, फिर आया अपने पास 3/2, फिर आया अपने पास 7/4, फिर आया अपने पास 2। कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या अपने पास आ गई। तो ये अपने पास क्या हो गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपन ने 3 परिमेय संख्या ज्ञात करी। इस टाइप से 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते, इसी तरीके से 2 संख्या लेते, उनका औसत ज्ञात करते, औसत जो आता वो उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होती है, उनके बीच में लिखते जाते। क्लियर, ये हो गया अपना पहला तरीका। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर मान लो आपको दिया 5, 6, 7 ऐसे कुछ पूछ लिया होता तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बन जाता अपने पास। तो अब अपन बात करते हैं दूसरा तरीका, मेथड 2। दूसरा तरीका क्या है, देखो पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसी से अपन को सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। n कुछ भी हो सकता है, n ऐसे मैं नंबर n लिख रहा हूँ स्मॉल n संकेत के रूप में, n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अंश व हर में, अंश व हर में n+1 से गुणा करते हैं। ये एक दूसरा तरीका हो गया क्या, कि कोई भी दो परिमेय संख्या, उसमें n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अंश व हर में n+1 से गुणा करते हैं। कैसे, क्या मतलब है, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल वापस वही लेते हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो कैसे ज्ञात करें। पहली बात अपन संख्या ज्ञात कितनी करनी है 5, तो कहने का मतलब n का मान कितना हो गया 5 हो गया। n का मान 5 हो गया तो अपन को अंश व हर में गुणा किससे करना है, n+1, n+1 बोले तो 5 + 1 कितना 6 है। कैसे, देखो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, 2 को क्या लिखता हूँ 2/1, कोई प्रॉब्लम। 1/1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2/1 करेंगे तो भी 2 आएगा। क्या नहीं, मतलब कोई भी संख्या के भाग में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो ये इसका अंश हो गया, क्या हो गया हर, ये अंश हर। अब अपन को अंश और हर में गुणा करना किसे 6 से, तो कर दो 1/1 × 6 × 6 2 × 6 अपॉन 1 × 6। तो देखो अपन को क्या मिला 6/6 और 12/6। ऐसा नहीं फिर आप 6 से काट के वापस वही ले आओ, नहीं काटना फिर किया ही किस लिए। अब देखो क्या हुआ, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, अंश अलग अलग है, हर समान है अंश अलग अलग है। तो इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा 6/6 और ये 12/6, बीच में लिखनी इसलिए मैं दूर दूर लिख देता हूँ। अब जब दोनों का हर समान होता है, अंश अलग अलग है, तो जो
संख्या इन दोनों के अंशों के बीच में आएगी वो क्या होगी, इनके बीच में होगी। मतलब देखो 6 और 12 के बीच में क्या क्या आता है, 7, 8, 9, 10, 11 आता है। तो ये जो अंश में लिखेंगे हर तो 6 ही रहेगा, तो अंश में जो संख्या इन दोनों के बीच में आएगी वो क्या होगी, इनके बीच में होगी। कैसे, देखो 6 के बाद में क्या आ जाएगा 7/6, 7 के बाद में 8/6, 8 के बाद में 9/6, 10/6, 11/6। देखो सबका हर समान है, 6 6 6 6, अंश 6 और 12 के बीच में है, बीच में। इसका मतलब ये जो पांचों संख्या मिली ये क्या मिली, अपन इन दोनों के बीच में। क्लियर, ये उससे काफ़ी सिंपल हो गया, अगर उससे करते तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। अब देखो इसमें कितनी भी संख्या अपन को पूछ सकता है, तो अपन n+1 ही क्यों लिया, क्योंकि n+1 की जगह अपन n लेते, 5 से गुणा करते, तो अपने पास बीच में जो संख्या मिलती है वो 5 की बजाय कितनी मिलती, 4 मिलती। कहने का मतलब जितने से गुणा करते हैं उसे एक कम मिलती है, उसे एक क्या मिलती है, कम मिलती है। इसलिए 5 याद करने अपन ने किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया। क्लियर, तो ये समझाने के लिए मैंने n+1 लिखा, जरूरी नहीं आप n+1 लो, आप कुछ और भी ले सकते हो। देखो इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यही एग्जाम्पल लेते हैं सेम, 1 और 2 के बीच में कितनी याद करनी है, 5 परिमेय संख्या याद करनी है। 5 याद करने में मुझे किससे गुणा करना चाहिए, 5+1 6 से करना चाहिए। 6 की बजाय मैं 6 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मैं 10 से गुणा कर देता हूँ। देखो इसको मैं ले देता हूँ 1/1, इसको ले देता हूँ 2/1, मैं अंश और हर में 10 से गुणा कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, 10/10 और 20, सॉरी यहाँ पर देखो ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 है यहाँ पर 1, 20/10। अब देखो दोनों का हर समान है, तो जो संख्या इन दोनों अंश के बीच में आएगी वो इनकी क्या होगी, बीच में होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। अपन को तो 5 ही चाहिए ना, ये 5 आगे भी लिख सकते हो आप 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, वो भी हो जाएगी, लेकिन अपन को 5 चाहिए थी तो ये 5 होगी। जरूरी नहीं शुरू वाली 5 लिखो, कोई भी आप 5 इनके बीच में लिख सकते हो। अपने शुरू में क्या बात की कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर कोई दो अलग अलग स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर अलग अलग हो सकता है और दोनों का आंसर सही भी होगा, सही भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में देखो कितनी परिमेय संख्या होती है, काफ़ी सारी हो सकती है। तो अपन इस फॉर्म में लिखे थे 11, 12, 15, 16 आएगा, 17, 18, 19 आगे, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर कभी आपको लगे कि n+1 से गुणा करने पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है तो इस टाइप से कर लो, इस टाइप से 10 से गुणा भाग ऊपर नीचे गुणा कर दो, उससे अपने पास आंसर आ जाए। क्लियर, तो ये हो गया। चलो इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बोला है 2/5 और 3/5 के बीच में 8 परिमेय संख्या याद करो। कैसे करें, 8 है तो किससे गुणा करो, ये n हुआ, तो अपन क्या बोलते हैं n+1 से गुणा करो। n+1 मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। 9 से भी कर सकते हो आप, 9 से भी आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो अपन करते हैं 2/5 × 9 × 9, 3 × 9 अपॉन 5 × 9। तो देखो अपन को क्या मिला, 18/45, 27/45। अब अपन इनके बीच में लिखते, देख दोनों का हर तो समान है, तो क्या हो जाएगा 18 और 27/45 के बीच में लिखते हैं। तो 18 के बाद 19/45, 20/45, 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45 और 26/45।
कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। अब जैसे किसी में ये और सिंपल हो रही है तो आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे ये 20/45 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 4/9 आ जाएगा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर, तो ये आंसर होगी। या फिर इसी क्वेश्चन को अपन 9 की जगह सीधा 10 से भी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है, 20/50, 30/50 और उनके बीच की संख्या लिखते। तो देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करनी हो तो उनका हर समान कर दो। हर क्या कर दो, समान कर दो। हर समान करने से क्या हो जाएगा, हर समान रहेगा, फिर अंश अलग अलग रहेंगे तो उन अंशों के बीच की संख्या लिख दो, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें हर अलग अलग है तो उसको आप समान कर दो। कैसे, जैसे आपको दिया है 1/7 और 1/5, तो क्या करोगे, 1/5 और 1/7 दिया है और इसके बीच में आपको बोला है दो परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी ज्ञात करो, दो परिमेय संख्या ज्ञात करो। दूसरा एग्जांपल देते हैं थोड़ा को, आपको दिया 1/9 और 1/5, बोला दो परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्लियर, तो हर अलग अलग क्या करें, तो देखो मैं हर समान करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं लेता हूँ इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जरूर नहीं 5 से करो, 18 से कर दो। 18 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 से नहीं, ऐसे कोई डिजिट लो जिसमें दोनों में कॉमन आ सके। ठीक है, तो ये हो गया 5 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, इस फॉर्म में ले लो ताकि इसका भी मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को हर कितना चाहिए, 45 चाहिए, तो 45 यहाँ क्या कर दूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो क्या हो जाएगा, 5/45, 9/45। हर सेम है कि नहीं, हर सेम है तो अपना पास इन दोनों बीच में क्या आ जाएगा, 5 6/45, 7/45, एक और भी लिख सकते हो 8/45। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का बोले तो उनका हर क्या करो, समान करो। पहला मेथड तो था अपन ने औसत से ज्ञात किया, फिर n+1 से गुणा किया। n+1 की जगह आप और भी कोई संख्या ले सकते हो, 10 20 30 कुछ भी ले सकते हो, जिसे अपना सोल्व करना ईजी रहे, ज़्यादा गुणा भाग ना हो। तीसरा तरीका जो ये अपने बात किया कि अगर हर समान नहीं हो तो क्या हो, हर समान करो, ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे हर समान हो जाए। देखो जरूरी नहीं दोनों संख्याओं, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा किया तो इसको 5 से करूँ, कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ से 5 से 5 कट के वापस 1/9 आ जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट के वापस 1/5 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो और जरूरी नहीं 5, जो भी आपको। यहाँ पे अगर मैं 20 से करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 180 हो जाता, तो उस हिसाब से यहाँ पे उस किसी संख्या से गुणा कर देता, 26 से गुणा कर देता, तो इस टाइप से आंसर आ जाता। क्लियर, तो ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। अब अपन आगे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज के लिए आप अपना मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।